Hello students, welcome back my YouTube channel. Today's topic is the ode. Okay, the ode. पढ़ते हैं आज हम ओड क्या है। ओड का अर्थ होता है संबोधन गीत। ओके, ओड इज अ सीरियस लिरिक वर्कड आउट इन डिटेल. इट एक्सप्रेसेस अ ग्रेट डिजायर ऑफ द पोइट. ओड जो है वो एक गंभीर शैली से लिखा गया एक विस्तृत गीत होता है और ये पोइट की जो तीव्र अभिलाषा है उसको व्यक्त करता है. और इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, ये क्या है, बहुत जटिल होता है. एड्रेस टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, आइडिया और वेनेटेड पर्सन. ये क्या है, किसी मानवीकरण युक्त वस्तु, विचार, आदरणीय व्यक्ति, देवता आदि के प्रति संबोधित किया जाता है. The ode is an elaborate lyric worked out in detail, expressing the poet's longing or his prayer made to a personified object, idea or a deeply respected person. ये इसे अभिलाषा गीत कहा गया या संबोधन गीत कहा जाता है. जैसे इसका भाव होता है वैसे ही इसको नाम दे दिया जाता है. संबोधन गीत में कभी अपनी अभिलाषा को संबोधित व्यक्ति या वस्तु के सामने प्रार्थना के रूप में प्रस्तुत करता है. इट मे बी क्लियर दैट द एलिमेंट्स ऑफ ओड आर थ्री: elaborate lyricism, the poet's longing or prayer, and descriptions of other things. जो इस प्रकार के ओड होते हैं वो एक विस्तृत गीत होते हैं जिसमें कभी अपनी अभिलाषा अपने पाठकों के समक्ष अथवा किसी मानवीकरण युक्त व्यक्ति, वस्तु आदि के समक्ष प्रार्थना के रूप में से प्रस्तुत करता है. हिस्ट्री ऑफ ओड. पिंडारिक ओड, इसका इतिहास देखते हैं. ओड हैड इट्स ओरिजिन in the ancient Greek tragedy. There it emerged as an elaborate choral song. It was sung to inform the audience of the nature of the coming tragedy. ओड का जो उद्भव है प्राचीन ग्रीक त्रासदी यानी ग्रीक ट्रेजिडी में हुआ था. ये एक विस्तृत समूह गान के रूप में विकसित हुआ था जिससे जो कोरस थे, गायक दल थे, त्रासदी की रूपरेखा दर्शकों को बताने के लिए मुख्य नाटक से पहले तथा मुख्य नाटक की प्रत्येक घटना के बाद इसे गाया करते थे. When it was sung in the beginning of the tragedy it was called the parods. It was called the stesima when it was sung after each episode of the tragedy. जब ये नाटक के प्रारंभ में गाया जाता था तो इसे स्टेसिमा कहा जाता था. इसे पूर्णता प्रदान करने वाले नाटककार एकिलियस, सोफोक्लिस, यूरिपाइड्स थे. Achilles, Sophocles and Euripides gradually perfected the ode to a high degree, but it was Pindar who finished it to the last degree. He broke it up into three parts. The first part was strophe. परंतु इसको सौंदर्य प्रदान करने वाला जो ग्रीक कवि था वो पिंडार था. उसने इसे तीन भागों में डिवाइड किया था. पहले भाग को स्ट्रोफी कहा जाता था. One half of the chorus sang this part while moving to one side of the stage. इस कोरस के जो आधे लोग जो स्टेज या रंगमंच पर एक और बढ़ते हुए इसको गाते थे. ओके, द सेकेंड पार्ट वॉज एंटी स्ट्रॉफी. सेकेंड पार्ट एंटी स्ट्रॉफी कहलाता था. इट वॉज संग बाय द अदर हाफ ऑफ द कोरस वाइल मूविंग टू द अदर साइड. द थर्ड एंड द कंक्लूडिंग पार्ट वॉज कॉल्ड इपोडी. The whole chorus sang it standing between the two sides. Such ode came to a called Pindaric ode. इसमें जो कोरस के शेष भाग आधे लोग रंगमंच पर दूसरी ओर बढ़ते हुए गाते थे. तीसरा भाग निष्कर्ष वाला भाग था जिसे इपोडी कहते थे. इसे कोरस के सभी लोग रंगमंच के बीच में खड़े होकर गाते थे. इसी प्रकार के ओड को पिंडारिक ओड कहा जाने लगा था. नेक्स्ट है होरेशियन ओड. ग्रीक जो होरेशियन ओड है, among the Latin poets, Horace wrote 3 books of the odes published in 23 BC. The odes were all addressed to same person of thing. जो ग्रीक लोग थे उन लैटिन कवियों में
होरेस नामक एक कवि था, उसने 3 पुस्तकें ओड्स की लिखी जो 23 BC में यानी ईशा के जन्म से 23 वर्ष पहले प्रकाशित हुई थी। वे सभी ओड्स किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के प्रति संबोधित किए गए थे। मोस्ट ऑफ देम were monadic lyrics. They were composed under the inspiration of the Greek ode. Yet their structure was very simple. They had no strophe, antistrophe और epoty. ये जो ग्रीक कवि थे वे सभी जो मोनोडिक लिरिक्स थे वो व्यक्ति द्वारा गाए जाने वाले गीत थे। वे ग्रीक कवियों की प्रेरणा से लिखे गए थे। उसमें ना तो कोई स्ट्रोफी थी, ना ही एंटी स्ट्रोफी और ना ही इपोटी थी। दिस सिंप्लिसिटी ऑफ होरेस ओड ग्रेजुअली मेड इट पॉपुलर एंड इट केम टू बी कॉल्ड होरेशियन ओड ड्यूरिंग द Renaissance. Petrarch also wrote a number of odes in Italy. They were written under the influences of Horace. The peculiarities of the Horatian ode were 3 simple structure, monodic singing and addressing to some person or thing. इसमें क्या है, जो ग्रीक कवियों की प्रेरणा से लिखे गए थे जो ओड, परंतु उनकी बनावट बहुत ज़्यादा इजी थी। उनमें पिंडारिक ओड की जटिलता भी नहीं थी और धीरे धीरे क्या हुआ, ये लोकप्रिय बन गए और इन्हें होरेशियन ओड कहने लगे। इनकी 3 विशेषताएं थी, सरल बनावट और व्यक्ति का गायन और किसी के प्रति संबोधित करना। नेक्स्ट, ओड इन इंग्लिश लिटरेचर यानी अंग्रेजी साहित्य में ओड। इन इंग्लैंड ओड अपियर ड्यूरिंग द Renaissance. द फर्स्ट ओड राइटर वॉज एडमंड स्पेंसर. इंग्लैंड में जो ओड लिखा गया वो रिनेंसा काल के दौरान लिखा गया। पहला जो ओड था वो एडमंड स्पेंसर का लिखा हुआ था। हिज फर्स्ट ओड इज एपिथेलियन. थ्रू इट ही सेलिब्रेट्स हिज ओन मैरिज. हिज नेक्स्ट ओड इन पोथेलियन. इट वॉज कंपोज टू सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ समवन. जो पहला था एपिथेलियन और दूसरा था प्रोथेलियन, इन्होंने लिखा था स्पेनिशर ने। इनके बाद जो लिखा गया संबोधन गीत था वो मिल्टन का ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी था। इट वॉज कंपोज टू सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ समवन. द नेक्स्ट ओड राइटर जॉन मिल्टन थे और उनका फेमस ओड था ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी. इट वॉज कंपोज इन 1629 आफ्टर मिल्टन. 3 appeared Andrew Marvell's Horatian ode in honor of Oliver Cromwell in 1660. उसके बाद एंड्रू मार्वेल का होरेशियन ओड था जिसे ओलिवर क्रॉमवेल के सम्मान में लिखा जाना था। अब्राहम काउले ने कुछ ओड्स की रचना की जिसे पिंडारिक ओड्स के शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। वो सभी स्वतंत्र ओड्स थे, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी, इपोडी में विभाजित नहीं थे। जॉन ड्राइडन ने ओड के नमूनों पर अपने ओड्स लिखे थे, कुछ उन्हें बाद में प्रकाशित कराया और 18वीं शताब्दी में क्लासिकल कवियों द्वारा खूब ओड्स लिखे जाने लगे जो कि ड्राइडन के ओड्स के नमूनों पर आधारित थे। नेक्स्ट है In 1660, Abraham Cowley composed a number of Pindaric odes, but his odes does not strictly break up into the strophe, antistrophe, podi. ये किसी में भी विभाजित नहीं थे। After some years, Dryden also freestyle Pindaric odes Dryden ने लिखे थे, ओके और ये 18th सेंचुरी में लिखे गए थे, 18वीं सदी में। 2 kinds of ode, 2 प्रकार के ओड थे। Thus, there are 2 kinds of odes in English poetry: Pindaric ode, Horatian odes. Pindaric ode कैसा था? Complicated था। Its first part is strophe and the second part antistrophe था। 2 पार्ट्स थे इसके। Pindaric ode के 3 पार्ट थे। लास्ट पार्ट दिस लिरिक ओड इज इपोडी, यानी कि स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और इपोडी, ये 3 पार्ट्स थे पिंडारिक ओड के। द सिंगर सिंग it after antistrophe standing in the center of the stage. The Horatian ode is simple structure from start to finish. और जो Horatian ode था उसमें बनावट सरल थी और एक आदमी द्वारा गाया जाने वाला था और किसी के प्रति संबोधित किए जाते थे। ओके, नेक्स्ट है इलस्ट्रेशंस। आफ्टर ड्राइडन नेक्स्ट फेमस ओड राइटर इज अलेक्जेंडर पोप। ड्राइडन के बाद अलेक्जेंडर पोप ने कुछ ओड लिखे। हिज फेमस ओड इज ओड ऑन सॉलिट्यूड लिखा गया था। ये एक होरेशियन ओड है।
In it, the poet expresses his longing to live contentedly, happily and calmly in his native village and die calmly there. इसमें जो प्रसिद्ध इसमें अंतिम पद जो था वो कवि भगवान से शांत जीवन यापन की विनती करता है। कॉलिनस तथा ग्रेनस 1740 से लेकर 1760 की अवधि में कुछ ओड्स लिखे। His ode to evening is a Horatian ode, and ode on popular superstitions is a Pindaric ode. The most ode writer is Thomas Gray. The Pindaric odes are progress of poesy, bard among the romantics odes, but written by Coleridge, Wordsworth, P.V. Shelley, and John Keats. But only Wordsworth's ode in the intimation of immortality is a Pindaric ode. ठीक, जो ग्रे की ओड है इनका प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, ये 1754 में लिखा गया और बाढ़ 1757 में लिखा गया। ये सब पिंडारिक ओड है। अन्यथा इस जमाने के अधिकांश ओड होरेशियन ओड्स हैं। रोमांटिक का भी वर्ड्सवर्थ, कॉलेज, शैली, कीट्स ने भी ओड्स लिखे हैं। इनमें शैली, कीट्स के ओड्स बड़े सशक्त हैं। इसके बाद टेनिसन ने कुछ ओड्स लिखे हैं। बाद में ओड्स का फैशन ही समाप्त हो गया। फिर रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है, अपना एक ओड लिखा था। ओके, दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।